हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है टॉपर्स टाइम में। मैं अमन आप लोगों का स्वागत करता हूं टॉपर्स टाइम में। दोस्तों, आज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप 40 से लेके 50 क्वेश्चंस इस प्रकार बताऊंगा कि आप लोगों के लिए एग्जामों में वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएंगे। अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे जो आज मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जिनके थ्रू आपको क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जुड़े रहिए टॉपर्स टाइम के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो टॉपिक है छोटा सा, वो स्टार्ट करते हैं। वो है भारत के प्रारंभ पर नागरिकता। पहला है नागरिकता, जो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक गया हुआ है। 5 से लेके 11 तक इसमें एक सिटीजनशिप के जो आर्टिकल्स हैं वो इसमें बताए गए हैं। तो बात कर लेते हैं आर्टिकल 5 की। तो आर्टिकल जो 5 है वो क्या कहता है, देखिए सीधे साधारण शब्दों में आर्टिकल 5 क्या कहता है। संविधान लागू होने के समय व्यक्ति का जन्म हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म हुआ हो, मतलब जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो या तो उस समय किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म हुआ हो उससे पहले, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष से अर्थात 1945 से भारत में रह रहा हो, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। यह आर्टिकल 5 कहता है। तो आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा 5, 6, 7, 8 करके ये एग्जाम्पल देके, और आपको बताना होगा कि ये कौन सा आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल 5 है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरी बात करते हैं कि आर्टिकल 6 क्या कहता है। तो आर्टिकल 6 क्या कहता है आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये 1-2 पेपरों में आ भी चुका है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्रावधान। मतलब आर्टिकल 6 में क्या कहा गया। 6 और 7 में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। 6 और 7 में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आर्टिकल 6 कहता है जो लोग पाकिस्तान में रह रहे थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो लोग पाकिस्तान में रह रहे थे, बंटवारे से पहले, वो भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी प्रावधान, पाकिस्तान से जो लोग भारत लाए गए थे या जो लोग भारत आ गए थे, उनके संबंध में नागरिकता का प्रावधान क्या है, सिटीजनशिप का प्रावधान क्या है। तो ये आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 7 इसका अपोजिट है। भारत से पाकिस्तान जाने वाले, मतलब जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे पहले के, मतलब जो बंटवारा हुआ था उससे पहले भारत से पाकिस्तान गए थे, और उसके बाद कुछ समय बाद पाकिस्तान से भारत लौटने वाले व्यक्ति के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान। देखिए 6 और 7 में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत रहिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से फंस जाता है और इसी में नागरिकता में एक क्वेश्चन में फंसा देता है आदमी 6 और 7 में। यही 2 इस प्रकार के क्वेश्चन है जिसमें व्यक्ति फंसता है। ठीक है, बात कर लेते हैं आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8 आप लोगों के लिए क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 8 कहता है भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में नागरिकता संबंधी प्रावधान। मतलब जो लोग एनआरआईज वगैरह हैं, एनआरआई हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, तो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में नागरिकता का संबंध में प्रावधान कि भाई उनकी नागरिकता कब रिन्यू होगी, कब उनकी नागरिकता कैंसिल हो सकती है, जो लोग भारत के बाहर रह रहे हैं। तो ये आर्टिकल 8 में बताया गया, आर्टिकल 8 में बताया गया। बात करते हैं आर्टिकल 9 की। देखिए नागरिकता के मैं आपको सारे आर्टिकल पढ़ा रहा हूं 5 से लेकर 11 तक। बाकी मैं थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो आपको बताऊंगा। थोड़ी देर की वीडियो होने वाली है, आप इस वीडियो में जुड़े रहिए। गारंटी से कहता हूं आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आर्टिकल 9 क्या कहता है, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देने पर भारत का नागरिक नहीं रहना। मतलब जो व्यक्ति मान लीजिए अमेरिका जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, वो लोग स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ दे रहा है। ठीक है, मान लीजिए वहां की नागरिकता उन्होंने ले ली। हम लोग तो एकल नागरिकता वाले लोग हैं, भारत में तो एकल नागरिकता चलती है, आप लोग जानते हैं। तो एक ही देश की नागरिकता हम लोग ले सकते हैं, चाहे हम भारत की ले लें, अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका की ले लें। ये हम लोग ना सोचें कि अमेरिका में रहना है तो हमारे पास भारत की भी नागरिकता रहेगी। ये गलत है, ये नहीं रह सकती। हाँ, शॉर्ट टाइम के लिए रह सकती है, लेकिन उसके लिए हमें रिन्यू कराने आना पड़ेगा कुछ समय के बाद। ये बात की वीडियो लंबी हो जाएगी इस पर अगर हम लोग बहस करेंगे। तो स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देने पर भारत का नागरिक नहीं रहना, मतलब जो व्यक्ति अपनी मर्जी, जैसे मैं मान लीजिए अमेरिका जा रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता छोड़ दे रहा हूं, मैं अमेरिका की नागरिकता ले रहा हूं, तो मेरी ये नागरिकता खत्म हो जाएगी भारत की। ठीक है, तो ये आर्टिकल 9 कहता है नागरिकता खत्म हो जा रही है, आर्टिकल 9 कह रहा है। ठीक है, आर्टिकल 10 क्या कहता है, अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता के अधिकार का बना रहना। कि भाई नागरिकता के अधिकार का कब बनी रह सकती है, नागरिकता का अधिकार जो है वो कब तक बना रह सकता है। मान लीजिए हम लोग भारत में रह रहे हैं तब तक बना रह सकता है, हम लोग बाहर चले गए तो वो खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह नागरिकता का अधिकार कब तक बना रहेगा। बात कर लेते हैं आर्टिकल 11 की। तो आर्टिकल 11 क्या कहता है, आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक पेपर में आया है कि जो भारत की नागरिकता है उसके संबंध में शक्तियां, उसके संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके अंतर्गत है। तो बहुत से लोग कह देते हैं राज्य सूची में है, बहुत से लोग कह देते हैं समवर्ती सूची में, लेकिन ये संसद की शक्ति बनाने की संसद ही इसमें बनाई। और संसद आप जानते हैं ये सब संघ सूची के विषय हैं। ठीक है, ये संघ सूची के विषय हैं, ये सारे
संसद इस पे कानून बना सकती है, क्योंकि एकल नागरिकता एकल देश में एकल नागरिकता होती है और ये संसद ही बना सकती है, क्योंकि संसद ही सर्वोपरि है भारत देश के अंदर। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताऊंगा जो 12 से 35 तक गए हुए हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार गए हुए हैं उनमें इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट बता रहा हूं, उन पॉइंटों को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, मौलिक अधिकार की विचारधारा अमेरिका से ली गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो आप लोग डायरेक्ट कह सकते हैं मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। तो इसको याद कर लीजिए यहीं पे कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। व्यक्तिगत विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उसे मूल अधिकार कहते हैं। जैसे ये तो बेकार चीज है, ठीक है, इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मौलिक अधिकार वाद योग्य व न्याय योग्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी और इसमें मतलब डायरेक्टर प्रिंसिपल जो लोग नीति निर्देशक तत्व हैं, और मौलिक अधिकार में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन से अदालत के सामने वाद योग्य हैं कौन से नहीं है। तो ये आज मैं बता देता हूं कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। आप लोग रिट दायर कर सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है। 226 से आप लोग दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में। ठीक है, हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं, और आप 32 से दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में 32 से दायर कर सकते हैं रिट, जो 5 प्रकार की होती है, और हाई कोर्ट में 226 से। तो मौलिक अधिकारों को आप चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को कोई भी चैलेंजेस नहीं किया जा सकता है, वो कानून से परे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर देखिए आ गया, यही वाला पॉइंट आ गया जो मैंने आपको भी बताया था। मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय, मतलब एंड ऑफ द मूवमेंट जो मौलिक अधिकारों का संरक्षण देता है वो है सुप्रीम कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षण कहा जाता है। यह क्वेश्चन आ जाता है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। हालांकि उच्च न्यायालय भी करता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है। ठीक है, उस वो माना जाएगा। बात कर लेते हैं कि ये कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे, कब ये मौलिक अधिकार को हटा, एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। देखिए 26 जनवरी 1950 के समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे, तो हम लोग कहेंगे 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। ठीक है, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। वर्तमान समय में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, वो शायद 300 का में है इस समय 300 का में है। जो आर्टिकल 300 का है उसे अब विधिक अधिकार बना दिया गया, मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये बात की बातें मैं बताऊंगा। वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, समानता या समता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 में जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 में जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से 24 में जाता है, 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी धर्म के संबंध में स्वतंत्रता देना 25 से 28, 25, 26, 27, 28। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29, 30 में जाएगा। देखिए सब पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो पढ़ने की जरूरत है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, मतलब जिसको रिट जिसमें दायर करते हैं वो आर्टिकल 32 है। ठीक है, ये आपका एक एक पॉइंट हो गया। मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा किस प्रकार से ये किस प्रकार के आर्टिकल होने वाले हैं। संपत्ति देखिए आ गया ना, संपत्ति का अधिकार 26 जनवरी 1950 के समय मौलिक अधिकार था। 1950 समय ये मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19(1) के 4 तथा अनुच्छेद 31 में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है, जब मोरारजी देसाई उनकी सरकार आई थी जनता दल की, ठीक है, तो इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इंदिरा गांधी के समय इसको उस समय किया गया था कि इसको इंदिरा गांधी के समय तक, जब तक इंदिरा गांधी की सरकार थी, शुरुआत से संविधान की शुरुआत तक ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। मतलब विधिक को बोलते हैं कानूनी अधिकार। अर्ज संपत्ति सर चलिए ये हटाइए, ये गलत बात है, मतलब ये इस पे ज़्यादा दिमाग देने की जरूरत नहीं है। नया पॉइंट क्या है, ठीक है, नया पॉइंट इसमें क्या है अभी मैं आपको बता। बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 में क्या लिखा गया है कि विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, कानून की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई मंत्री कोई भी कुछ नहीं है। देखिए कुछ तो अपवाद हैं जो विधायक उनके साथ, संसद सदस्यों के साथ भी कुछ अपवाद होते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण, मतलब विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, ये मान के चलिए। आर्टिकल 15 क्या कहता है, मतलब समानता उसमें बताई गई, सभी लोग समान है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 15 कहता है धर्म मूलवंश, इसके ऊपर मूवी भी बनी है, आप लोगों को पता है, आयुष्मान खुराना ने मूवी बनाई है। धर्म मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, मतलब किसी के जन्म के आधार पर, धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आर्टिकल 15 कह रहा है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में अफसर की समानता। मान लीजिए लोक नियोजन अफसर की सबको समानता मिलेगी कि कोई भी चीजें, लेकिन ये डीपीएसपी में थोड़ा चेंज हो जाता है। अफसर की समानता में कुछ आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं, वो डीपीएसपी में चेंज हो जाते हैं, लेकिन इसमें कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में सबको अफसर मिलेगा। अफसर देते समय राज्य योग्यता का निर्धारण कर सकते हैं, यही तो डीपीएसपी में है कि राज्य किसी की योग्यता का निर्धारण कर सकते हैं, चाहे कोई रिजर्वेशन पे कानून बना सकते हैं, ये राज्य कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीज आपको कहा गया है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अप्रत्यक्षता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत का अंत, ठीक है। अप्रत्यक्षता का निवारण किया जा सकता है। इसके निम्न आधार है: शिक्षा द्वारा, जन जागरण द्वारा। ये तो चलो फालतू की बातें, ये तो हो ही जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मैं मेन चीजें पढ़ाने आया हूं, तो मेन चीजें ही पढ़ा के जाऊंगा। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत, मतलब कोई भी व्यक्ति अब कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा, सिर्फ 2 उपाधियों के अलावा, ठीक है। 2 उपाधि कौन सी? राज्य, शिक्षा और सेना के क्षेत्र में। मान लीजिए कोई कैप्टन लिखवा लेता है अपने नाम के, कर्नल, ये तो हो सकते हैं। कोई मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई प्रोफेसर है, ये लोग तो उपाधि धारण कर सकते हैं। लेकिन कोई वैसी उपाधि जैसे कुंवर प्रताप सिंह, कुछ पहले के जमाने की जो उपाधि जो अंग्रेजों द्वारा दी गई है या विदेशियों द्वारा हमको कोई उपाधि दी जाती है, तो वो हम उपाधि अपनी तरफ नहीं रख सकते, ठीक है। पुरस्कार उपाधि की श्रेणी में नहीं आता। मेन मुद्दा यही है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कोई जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ये पुरस्कार उपाधियों में नहीं आता, वो तो एक पुरस्कार है, ठीक है, ये उपाधियों में नहीं आता। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। आर्टिकल 19 क्या कहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्वतंत्रता के बारे में। 19 कहता है वाक स्वतंत्रता। 19 का कहता है मतलब विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, की एक्सप्रेशंस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें क्या आ जाता है? पहले में आ जाता है प्रेस की स्वतंत्रता, जो मीडिया चैनल वाले जहां घुस के जाके न्यूज रिपोर्टिंग करना चालू कर देते हैं, ये इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलने की, विचार देने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, जानने की स्वतंत्रता, ठीक है। ये सारी स्वतंत्रताएं हैं, ये आर्टिकल 19 के थ्रू आती हैं। आर्टिकल 19 के थ्रू ये सारी स्वतंत्रताएं आती हैं। बात करते हैं 19 का क्या कहता है? शांतिपूर्वक सभा का सम्मेलन करना। शांतिपूर्वक आप कोई भी सभा का सम्मेलन कर सकते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता मिल जाती है आपको। आप भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, ये 19 का कहता है। 19 का कहता है कहीं पे भी बसने की स्वतंत्रता। आप पूरे भारत में कहीं पे भी रह सकते हैं, आप पे कोई रोक टोक नहीं है। 317 हटने के बाद आप कश्मीर में भी रह सकते हैं। कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता, आप मन चाहे कोई भी रोजगार करें, आप पे कोई रोक टोक नहीं है। ये आर्टिकल 19 आपसे कहता है। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि भाई साहब आप यहाँ नहीं घूम सकते, ये नहीं, तो आप उसे बता सकते हैं आर्टिकल 19 में कहा गया है कि कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। 19 का बोलता है। आप ये भी कह दें कि 19 में हमें आर्टिकल में फ्रीडम की स्वतंत्रता, हमें स्वतंत्रता मिली गई है, तो हमें कोई कहीं नहीं रोक सकता, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रहा है, ये जरा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चनों में, ये पेपरों में पूरे फंसे रहते हैं। आर्टिकल 20, अपराधों के संबंध में 2 सिद्धि के लिए संरक्षण, मतलब जो व्यक्ति अपराधी हैं, ठीक है, उन व्यक्तियों के लिए भी संरक्षण दिया गया है हमारे संविधान में। अब ये मान लीजिए कितना बेहतरीन संविधान हमारा बनाया गया। किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक वह किसी कानून का उल्लंघन ना करे। मतलब मन मर्जी से कोई भी दंडित नहीं किया जा सकता कि आओ भैया आके डाल दे तुम्हें जेल में, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक उसने कोई कानून का उल्लंघन ना किया, उसे दंडित नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को वही दंड दिया जाएगा जो उस कानून के उल्लंघन पर निर्धारित है। जैसे मान लीजिए 1 साल की सजा किसी दंड के लिए निर्धारित है, किसी चीज के लिए निर्धारित है, तो 1 साल की सजा मिलेगी, ना कि उसे 2 साल की सजा मिलेगी। एक बार कानून का उल्लंघन करने पर एक ही बार दंड दिया जाएगा, एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये चलिए, ये तो आईपीसी वाली चीजें आ गई थोड़ी सी इसमें। आर्टिकल 21 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होता। 20 और 21 आर्टिकल आपातकाल के दौर में भी खत्म नहीं होते, कहीं भी खत्म नहीं होते। पूछ लिया जाए कौन से आर्टिकलों पे इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे आपातकाल हो, चाहे कोई भी बाह्य आक्रमण हो देश पे, चाहे देश में इमरजेंसी कुछ भी हो, मतलब ये 2 आर्टिकल कभी खत्म नहीं होता, जिसमें आर्टिकल 20 और 21 है। 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब अपने शरीर की स्वतंत्रता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे शादी करने का अधिकार, यह आपका पर्सनल अधिकार है। निजता का अधिकार, चिकित्सा पाने का अधिकार जो अपनी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे अधिकार आपके आर्टिकल 21 में आ जाते हैं। 21 का ये जोड़ा गया था, ये बाद में 86वें संविधान से जोड़ा गया है। 21 का क्या बोला गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, मतलब शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का में दिया गया है। ये आपके पेपर में आ जाएगा कि आर्टिकल 21 का कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 21 का 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। ये भारत सरकार का निर्णय था, ठीक है। आर्टिकल 22 क्या कह रहा है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक कानून के संबंध में संरक्षण। ये आप ऐसे याद कर लीजिए, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेके आया हूं। ये तो आपको पता ही होगा, 24 घंटे के समय में नहीं जोड़ा जाएगा। पुलिस स्टेशन मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में लगा, मतलब 24 घंटे के अंदर ही एक व्यक्ति को सिर्फ सलाखों के अंदर रखा जा सकता है, थाने के अंदर रखा जा सकता है, उसके बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 23 वाला जो आपका है, ये मानव बलाश्रम, मतलब जो व्यक्ति, जो बच्चे जो इसमें मजदूरी में लगे हुए हैं उनको नहीं लगाया जा सकता, जो बच्चे 14 साल से नीचे के हैं। अब देखिए आर्टिकल 24 में है 14 साल से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे उद्योगों में काम कराने पर प्रतिबंध। जो जोखिम भरे उद्योग हैं, 14 साल से कम आयु के बच्चे वहां पे काम नहीं करेंगे। आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता कहा गया, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ गया। किसी भी धर्म को मानने पर प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक है, आर्टिकल 25 में कहा गया है।
इस अनुच्छेद के अनुसार सिखों को कृपाण धारण करने लेकिन चलने का मूल अधिकार प्राप्त हो। सिख जो अपने साथ कृपाण धारण करते हैं, जो चाकू धारण करते हैं, वो इसी आर्टिकल के थ्रू 25 के थ्रू धारण करते हैं। 26 में क्या कहा गया है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं, उसके प्रबंधन कर सकते हैं। कोई व्यक्ति धार्मिक रूप से संगठित हो सकता है और संपत्ति खरीद सकता है तथा खरीदी गई संपत्ति की देखरेख कर सकता है। आर्टिकल 26 ये कहता है। बात करते हैं आर्टिकल 27 की। आर्टिकल 27 आपके लिए क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है कुछ विशेष धर्म के लिए विशेष करों में छूट का प्रावधान है। ये चलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने तथा धार्मिक उपासना में किसी भी धार्मिक जो स्थल है उसका निर्माण करने का अधिकार भी दिया गया है आर्टिकल 28 में। तो ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जा रहा। बात करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रिट, जिसको रिट बोलते हैं, मतलब रिट जब हम दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट से है। अम्बेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्बेडकर जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। ये क्वेश्चन आपको फंसा मिल जाएगा किसी ना किसी पेपर में कि संविधान की आत्मा कौन से आर्टिकल को कहा गया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किसने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 से सर्वोच्च न्यायालय, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, ये भी बता चुका हूँ। याचना का अर्थ होता है आदेश, प्रलेख या लेख, मतलब कोई भी आदेश देना या प्रलेख करना या लेख लिखना। तो इसमें 5 प्रकार की याचनाएं होती हैं कि 5 प्रकार की याचनाएं कोई भी किसी के भी व्यक्ति के लिए जिसके ये मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट वहां दायर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ें कर सकती है। तो देखिए किस प्रकार की 5 प्रकार की ये रिट हैं जो जारी होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब कोई भी व्यक्ति बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। ये कह रहा है 24 घंटे से ज़्यादा किसी व्यक्ति को हो गया है किसी भी थाने में, किसी भी पुलिस स्टेशन में, तो उसे 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर उसे बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। ये पहला कहता है, ये वाली रिट जारी हो जाती है अगर उसे पेश नहीं किया जाता है तो। परमादेश, मतलब हम आदेश देते हैं किसी भी छोटे न्यायालय को, किसी भी अधिकारी को, ये सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है अगर किसी मामले की जांच नहीं हो रही है, किसी मामले में कोई भी दिक्कत हो रही है तो ये आदेश देती है सुप्रीम कोर्ट, कोई बड़ी अदालत, चाहे हाई कोर्ट छोटे लोक अदालतों को देती है। प्रतिषेध, मना करना, ठीक है, मना करना ये गलत है, मना करना, ठीक है, कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट किसी भी अदालत को कुछ भी मना कर सकती है किसी भी कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये प्रतिषेध के अंदर आता है। उत्प्रेषण, पूर्णता सूचित कीजिए, बड़ी अदालत को पूर्णता सूचित कीजिए। छोटी अदालत का कोई भी मान लीजिए केस, एक किसी जिला न्यायालय में कोई केस चल रहा है तो अगर उसके ऊपर ये वाली रिट दायर हो जाती है उत्प्रेषण वाली, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये कह सकता है छोटी कोर्ट से कि भाई हमें पूर्णता सूचित कीजिए कि आपका ये केस किस प्रकार से कहाँ है। अधिकार परीक्षा में पूछा गया आपका अधिकार क्या है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर कोई अधिकारी नहीं है और वो अधिकारी बन के वो वाला काम करवाता है जिसके लिए वो नियुक्ति जिसकी नहीं की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ये पूछ सकता है कि भाई साहब आपका अधिकार क्या है, जब आप इस प्रकार के अधिकारी हैं ही नहीं तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं, मतलब अपने आप का डिफरेंट काम करना। तो ये तब रिट दाखिल की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आते हैं पेपरों में मोस्टली। बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। 36 से 51 तक डीपीएसपी दिए गए हैं। भाग 4 इसे कहते हैं। क्वेश्चन है कौन से यूपीएसआई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है, तो भाग 4 में है। आर्टिकल इसके 36 से 51 तक है। तो नीति निर्देशक तत्व राज्य का कर्तव्य होता है, ये कर्तव्य है, इस पे कोई कानूनी प्रक्रिया आप नहीं करा सकते। राज्य ने कहा है कि भाई 36 से 51 तक हम इसको पालन करेंगे, तो भाई राज्य ना भी करेगा, आप इस पे कानूनी प्रक्रिया नहीं कर सकते। विचारधारा आयरलैंड से ली गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीपीएसपी की विचारधारा कहां से ली गई, तो आयरलैंड से डीपीएसपी लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व बाद योग्य न्याय योग्य नहीं है, ये न्याय योग्य नहीं है, इस पर न्यायालय की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अर्थात नीति निर्देशक तत्व को लेकर न्यायालय नहीं जाया जा सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, जो भी व्यक्ति, जो भी नीति निर्देशक तत्व का पालन करते हैं जो भी राज्य, तो वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना हो गया। ये डिफरेंट टाइप की थ्योरीज हैं। ये किसने क्या, अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, उनको आत्मा कहा था। आर्टिकल 32 को इसको विशेषता कहा है, अनोखी विशेषता, ठीक है। ये आगे 36 क्या है, राज्य की परिभाषा। 36 की परिभाषा वही होगी जो आर्टिकल 12 की परिभाषा है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप चाहे पढ़ लेना बाद में। आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई थी वही आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा कि राज्य क्या हो सकता है। कोई पब्लिक कंपनी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी हो सकती है, वो राज्य में आ सकता है, ये सारी चीज़ें राज्य में आती हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें
बहुत से लोगों को नहीं पता होती कि राज्य के अंदर क्या क्या आएगा। अगर कोई भी टीचर हो वो उससे आप ये पूछे सर राज्य के अंदर क्या क्या आएगा, तो बहुत ही कम लोग बता पाएंगे कि राज्य के अंदर क्या क्या है। तो राज्य के अंदर कोई भी पब्लिक फर्म आ सकती है, कोई गवर्नमेंट कंपनी आ सकती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी आ सकती है, जहां गवर्नमेंट का शेयर है, शेयर होल्डर है कोई गवर्नमेंट, तो वो राज्य के अंदर आएगा। ये मान ली चाहे वो कोई भी पब्लिक सेक्टर से यूनियन PSUs हो गए, चाहे कोई भी संस्था हो गई। आर्टिकल 37 क्या कहता है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया आर्टिकल 37 में कहता है ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब इन्हें बदला नहीं जा सकता। आर्टिकल 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगा। राज्य जो है वो लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगा, मतलब राज्य वो सारे काम करेगा जिससे राज्य का विकास हो, ठीक है। असमानता को कम करेगा राज्य, आर्टिकल 38 कह रहा है। 39 कह रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई महिला कोई काम कर रही है, कोई पुरुष वही काम कर रहा है, तो उसके लिए समान वेतन प्राप्त होगा। मान ली 200 रुपए उसे मिल रहे हैं तो 200 रुपए पुरुष को मिलेंगे। ये राज्य इसका प्रावधान करेगा। आर्टिकल 40 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पैट के पेपर में भी ये आया था कि आर्टिकल 40 क्या है। ग्राम पंचायतों का गठन, जिसे गांधीयन थ्योरी भी कहते हैं। गांधी जी का एक भरोसा था कि हर गांव में एक ग्राम पंचायत हो, जिससे हमारे देश का विकास बहुत अच्छी तरीके से होगा, क्योंकि देश की सबसे छोटी इकाई गांव ही कही जाती है। तो आर्टिकल 40 में आ गया ग्राम पंचायतों का गठन। तो इसको आप लोग अपने दिमाग में रखिए कि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। आर्टिकल 41 क्या कह रहा है? आर्टिकल 41 कह रहा है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। चाहे वो वृद्धावस्था हो, चाहे बेकारी, असंगता, बेरोजगारों भत्ता कार्यक्रम, वृद्ध, ये सब आर्टिकल 41 में काम पाने का अधिकार मान लीजिए। चाहे काम पाने का अधिकार, इसको आप सीधे सीधे कह सकते हैं काम पाने का अधिकार, मतलब हर व्यक्ति को काम मिलेगा, ये राज्य घोषणा करता है। आर्टिकल 42 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 42 में कहा गया है, आर्टिकल 42 कह रहा है काम की न्याय संगत एवं मनोरंजन दशाओं को प्रसूति सहायता करना, मतलब जो भी महिलाएं, गर्भवती महिलाएं वगैरह हैं, उनको प्रसूति सहायताएं प्रदान की जाएंगी, चाहे वो छुट्टियां प्रदान की जाएं, चाहे वो कोई भी चीज़ प्रदान की जाए। महिलाओं को न्याय संगत काम दिया जाएगा। गर्भावस्था के समय महिलाओं को अवकाश मिलेगा। मैंने देखिए पहले बताया कि उसमें महिलाओं को अवकाश मिलेगा। दूसरी बात, कामगारों के निर्माण के लिए मजदूरी, आर्टिकल 13 कहता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं 44 की, एक समान सिविल संहिता। ये सिर्फ गोवा में लागू है। जैसा आपको मैं बता दूं कि ये जो समान सिविल संहिता है, समान नागरिक संहिता, ये सिर्फ गोवा में लागू है, ठीक है। गोवा ही ऐसा राज्य है जहां पर एक समान कानून लागू है। कानूनों को लागू करते समय भिन्नता नहीं होनी चाहिए, मतलब ये आर्टिकल 44 या मान लीजिए समान नागरिक संहिता, चार देखिए समान हो गए, एक जैसे हो गए, तो समान नागरिक संहिता ये आर्टिकल 44 में आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 45 आपसे क्या कहता है? आर्टिकल 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था तथा शिक्षा की देखरेख राज्य करेगा। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जिसमें 21 का जोड़ा गया था, ठीक है, शिक्षा का अधिकार। तब ही यही जोड़ा गया 4, 5, 6। इसको याद करने का तरीका पता है कि आर्टिकल 45 4, 5 और 6, ये डार्क वाले 4, 5, 45 मतलब 4, 5 सीधे इसमें आ जाइए कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था तथा शिक्षा की देखरेख राज्य कहेगा। 6 वर्ष से कम मतलब 0 से 6 तक, मतलब चाहे वो आंगनवाड़ी से उनको दलिया मिले या खाने के लिए कोई भी चीज़ मिले, वो 6 वर्ष से कम के बच्चों को ये राज्य सरकार इसकी करेगा, चाहे वो आंगनवाड़ी का 40 के आधार पर चलाए जाते हैं। 46 में क्या कह रहा है? 46 में कह रहा है कि राज्य अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए दुर्लभ वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी हित को बढ़ावा देगा। मान लीजिए यहाँ रिजर्वेशन आ गया, ये इसी के अंतर्गत रिजर्वेशन देता है। आर्टिकल 46 के अंतर्गत ही राज्य रिजर्वेशन देता है किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति को, ठीक है। आर्टिकल 47 कह रहा है पोषाहार जीवन लोक स्वास्थ्य के सुधार का प्रयास राज्य करेगा। चाहे वो पोषाहार से संबंधित चाहे भी खाना पीना हो, वो राज्य करेगा, ठीक है। जो भी चीज़ें बचती हैं, ये तो औषधि के रूप में किया जा सकता है, एल्कोहलिक पदार्थों का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है, ये अलग बात है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 48 की, पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन का संबंध, यह 48 में आ जाता है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 49 में राष्ट्रीय स्मारकों स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, अगर आप इसको पढ़ लें तो पढ़ लीजिए। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पृथक्करण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 50 क्या कह रहा है? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका में अलग अलग चीज़ें हैं। कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। अनुच्छेद 51 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखें, सुरक्षा बनाए रखें, ये आर्टिकल 51 कहता है, ठीक है। भारतीय विदेश नीति से संबंधित, मतलब ये सारी चीज़ें बाहर की हैं, कोई भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है।
अब एक चीज़ आपके लिए और बता दूं, मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं, बस यही लास्ट पॉइंट है। मौलिक कर्तव्य आपके क्या क्या होंगे। एक देश में रह रहे हैं तो आप उस देश के मौलिक कर्तव्यों को मानेंगे। नागरिक का कर्तव्य क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था मूल संविधान में, ये बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, देखिए 1976 कैसे याद होगा, 42 में 4 और 2 6, तो मतलब एंड में 6 आ गया, तो 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। आर्टिकल 1976 के समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1976 के समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अब जो है वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान 2002 में जोड़ा गया। 11वां जो मौलिक कर्तव्य था 86वें संविधान 2002 में जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता या अभिभावकों का कर्तव्य है कि शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। मौलिक कर्तव्य का पालन ना करने पर दंड का प्रावधान नहीं है, ठीक है। आप इसे पालन करें ना करें, देश हित में पालन करें तो बढ़िया है, ना करें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें आपको दंड का प्रावधान नहीं है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो हुआ था, जो बाद हुआ था, उसमें संशोधन हो सकता है प्रस्तावना में, ये बात कही गई थी, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें अब थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं रही हैं। बाकी ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई थी, ये एक इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है कि 1976-42 में संविधान संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये जो 3 वर्ड थे ये जोड़े गए थे 1976 से, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति से। ये 3 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है जो अपनी प्रस्तावना में जोड़े गए थे। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द ये जोड़े गए थे 1976 में। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कृपया इसको 1-2 बार देख लीजिए वीडियो को, और इस वीडियो के बाद आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आर्टिकल 51 तक नहीं छूटेगा। मैं डेली आपको कुछ ना कुछ इतना अच्छा लाता रहूंगा जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पसंद आई तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।